हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम्स का टाइम पास आ गया है और केमिस्ट्री के लिए एग्जाम में एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये सोचा कि फुल प्लस वन और प्लस टू की धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी को मैं कवर करूँगा। तो आज प्लस वन का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपने तरीके से, छोटे तरीके से समझा के आपको सारे कवर करूंगा। सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज अ स्टेट फंक्शन। तो उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, मैं आपको स्टेट फंक्शन जस्ट वैसे समझा देता हूँ। स्टेट फंक्शन उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर लेना। अब मैं मान के चलो बेटा की बुक आपके पास है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर सीरियल ऑर्डर में ही चल रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप साथ साथ अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या मैं इसकी आपको पिक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। चार ऑप्शन दी हुई है, तो मैं आपको वैसे समझाता हूं स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन वो होता है अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। Initial and final state of the system and do not depend on path forward. Do not depend on the path forward. तो इसके अंदर जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी या फिर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही आएगा वो बनेगा सेकंड, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, तो आपके स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन भी होगी, साथ ही साथ आपका एमसीक्यू भी कवर होगा। सेकंड एमसीक्यू है, फॉर अ प्रोसेस टू ऑकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। सो आप सबको पता है कि हमारे पास चार प्रोसेस होते हैं। एक देखो क्वेश्चन सिर्फ एडियाबैटिक है, बट ये जरूरी नहीं ना कि एडियाबैटिक ही आएगा फाइनल में। मैं आपको सारे बता देता हूं। आइसोथर्मल होता है, एक एडियाबैटिक होता है, एक आइसोबारिक और एक आइसोकोरिक। आइसोथर्मल वो होता है जिसके अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। एडियाबैटिक होता है जिसके अंदर नाइदर हीट एंटर्स द सिस्टम नॉर हीट लीव्स द सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए आप कह सकते हैं dq इज 0। आइसोबारिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। आइसोकोरिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा V इज 0। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का आंसर आएगा C, Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो इसका कंसेप्ट देखो क्या है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, डेल्टा FH नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, तो वैसे आपको जनरल पहले थ्योरी निकालो फिर आपको आंसर पे चलेंगे। ऑफ अ सब्सटेंस इन एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये क्या होगी? 0। मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं कि ब्रोमीन है और ब्रोमीन मैंने लिखा सॉलिड, ब्रोमीन मैंने लिखा सपोज लिक्विड और ब्रोमीन मैंने लिखा सपोज गैस। तो अब मुझे करना है डेल्टा FH नॉट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन इन सॉलिड स्टेट इज नॉट 0, इन गैसियस स्टेट इज नॉट 0, बट इन लिक्विड स्टेट इज 0। मतलब जो भी सब्सटेंस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसकी एंथैल्पी क्या होगी? 0। इसी तरह अगर मान लो आपके पास कोई दो एलोट्रॉप आ जाए, तो एलोट्रॉप्स में जो स्टेबल एलोट्रॉप है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी 0। लाइक आपके पास कार्बन के मेन जो दो हैं एलोट्रॉप, वो है ग्रेफाइट और डायमंड। तो इन दोनों में से जो ग्रेफाइट है इसके लिए डेल्टा FH नॉट इज 0। मतलब ग्रेफाइट की जो फॉर्म है डायमंड से ज्यादा स्टेबल फॉर्म। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये बेस्ड है ऑन हेसेस लॉ।
फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपको दिया होगा डेल्टा यू नॉट, डेल्टा यू नॉट इज इक्वल टू -x किलो जूल पर मोल। दिया किसके लिए आपको ये, फॉर द कंबस्टन ऑफ मीथेन। कंबस्टन ऑफ मीथेन के लिए आप इक्वेशन लिखोगे मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर इसके अंदर लिक्विड है। सो अगर आप इसको बैलेंस करो, यहां पर आपके पास आएगा 2 और यहां पर भी आपके पास आएगा 2, ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकालना होता है इसके अंदर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी का मतलब हो गया एनपी माइनस एनआर पर खास चीज इसके अंदर ये प्रोडक्ट और गैस में सिर्फ वही, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सिर्फ वही देने जो गैसेस फॉर्म है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 1, माइनस रिएक्टेंट में गैस कितनी है मीथेन और ऑक्सीजन कितनी है, 1 मीथेन है और 2 ऑक्सीजन है यानी कि 3। इसका मतलब इसका डेल्टा एनजी कितना आ गया -2। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन है वो है डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू आपको निकालनी है, यू की वैल्यू दी हुई है आपको -x और एनजी ये आपके पास -2 आर टी। अब आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ इतना दिया हुआ उन्होंने कि आपको ये बताना है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू नॉट में रिलेशन क्या है। डेल्टा एच और डेल्टा यू नॉट में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बट प्लस हो गए माइनस साइन की वजह से आंसर क्या आएगा छोटा। मतलब सपोज मान लो मैं कहता हूं आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू -200 है और इसको सॉल्व किया आपके पास -300 है, तो आपके पास आंसर आएगा -500। जो -500 है वो -200 से छोटा है, यानी कि डेल्टा एच नॉट इज लेस देन डेल्टा यू नॉट, ठीक है। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आपके पास जो बेस्ड है वो हेसेस लॉ के ऊपर ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट डाइहाइड्रोजन। ये सब वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सो देखो आपको सारी इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट आपको दी हुई है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन। सो मीथेन की कंबस्टन, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसकी भी कंबस्टन करनी है वो पक्का 1 मोल ही होना चाहिए। जिसकी भी कंबस्टन करनी है वो 1 मोल होना चाहिए। स्ट्रेट लिख दो, आप लिख सकते हो, तो जरूरी भी नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तो चल भी जाएगा ऐसे भी। ये आपके पास हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन। इसकी आपको जो वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है कंबस्टन ऑफ कार्बन। कार्बन की वैल्यू होगी आपके पास C प्लस O2 गिव्स CO2 और डेल्टा एच आपके पास -285.8 दिया हुआ है। और तीसरा आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ, वैल्यू मैंने गलत लिख दी, कंबस्टन की वैल्यू दी इन्होंने मीथेन की 890.3 और उसके बाद इन्होंने दी कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट -393.5 और थर्ड इक्वेशन दी हुई आपको इन्होंने कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कंबस्टन मींस H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब अगर आप इसको बैलेंस करो, नॉर्मली जो आप 10th क्लास में करते हो तो आप यहां 2 लगाओगे, बट कंबस्टन क्या कहती है, जिसकी भी कंबस्टन वो कितना लेना आपको 1 मोल। तो अगर आपको ये 1 मोल लेना, यहां पर कितना आएगा हाफ, तो यहां डेल्टा एच की वैल्यू है -285.8। अब इसके बाद आपको लिखना है एम। एम मींस आपको बनाना क्या है, आपको बनानी है मीथेन। अब कंबस्ट जो फॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि जो आपने बनाना है वो कितना बनना चाहिए 1 मोल। तो ये 1 मोल किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस एटम कौन है इसका, कार्बन और हाइड्रोजन। इसको आप बैलेंस करो, यहां पर आएगा 2। तो इसका डेल्टा एच आपको निकालना है। अब जो इंथैल्पी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेन हेसेस लॉ के अंदर आपको करना करता है, आपके पास ये मेन इक्वेशन है, आपने इसको निकालना है इन तीनों को यूज करके। अब एक बार ध्यान से देखो किस तरह से निकाल सकते हैं आप इसको।
आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए कार्बन, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ही है कार्बन, यानी कि मुझे चाहिए सेकंड इक्वेशन। मैं सेकंड लिख देता हूं, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, लेफ्ट में ही है, बट मुझे चाहिए कितने, दो हैं, कितने, एक। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ थर्ड इक्वेशन, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे। मीथेन चाहिए 1 मोल, मीथेन 1 मोल ही है, बट मुझे चाहिए राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड में चाहिए, बट है लेफ्ट हैंड साइड में। तो रिवर्स करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब जो मैंने इनके साथ किया वही उनकी वैल्यू के साथ होगा। सेकंड की वैल्यू क्या है, माइनस 393.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 285.8 माइनस 890.3। तो अब इसको सॉल्व करो, मैं बुक से बता रहा हूं आपको आंसर माइनस 74.8 किलो जूल पर। बस सिंपल मैथ है ये, आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आने के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हेस्सेस लॉ। बस ध्यान आपको क्या रखना है, इक्वेशन सही बने और बैलेंसिंग, सबसे जरूरी चीज इसके अंदर बैलेंसिंग है। अगर बैलेंसिंग गड़बड़ होगी सारा काम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो दिया हुआ है, ये बेस्ड है गिब्स फ्री एनर्जी के टॉपिक के ऊपर। उसके अंदर एक फैक्टर ऑफ टेम्परेचर है, आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी गिव्स c प्लस डी प्लस क्यू, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी प्लस क्यू, और साथ में ये दिया हुआ है कि रिएक्शन इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। अब देखो इसका रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रही है, तो इसका डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी। तो मैं आपको जनरल 4 केस बताता हूं, उसमें से आप खुद चूज करो। फिर देखो वैसे तो ये सिंपल केस ही है, बट फिर भी डिटेल के हिसाब से मैं आपको 4 केस बता रहा हूं। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, इसको मैं लिख रहा हूं एफ, एफ मींस ये भी फेवर करती है, ये भी फेवर कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशंस फेवर करती हैं, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अगर दोनों फेवर करेंगे तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड केस है अगर डेल्टा एच हो जाए पॉजिटिव और डेल्टा एस हो जाए नेगेटिव, ना तो ये फेवर कर रहा है ना ये फेवर कर रहा है, सो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। थर्ड केस है अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा एच तो नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये फेवर है, ये नॉट फेवर है। जब ये फेवर कर रहा है, ये फेवर नहीं कर रहा, ये रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और अगर मैं कह दूं डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो इस बार ये नॉट फेवरेबल केस में और ये फेवरेबल केस में है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, एंडो। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो अब आप ये देखो कि जो ऊपर मिलकर 2 केस हैं ये वाले, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव फेवर, डेल्टा एच नेगेटिव फेवर, यानी कि स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अब मान लीजिए आपका स्कूल में पेपर है या कहीं भी पेपर है, उसमें अगले इतना चेंज कर सकते हैं, क्यू यहां कर दें। अगर वो क्यू यहां कर दे, आप सोच सकते हो कौन सा केस लगेगा, क्यू अगर इस तरफ हो गया, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एंडोथर्मिक हो गया, तो लास्ट केस हो जाएगा। मान लो मैं क्यू यही रखता हूं और डेल्टा एस को नेगेटिव कर देता हूं, तो फिर कौन सा केस हो जाएगा आपके पास, एक्सोथर्मिक का केस हो जाएगा। सो आपको ये चूज करना आना चाहिए कि क्यू लेफ्ट में है, क्यू राइट में है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। टोटल ये 4 केस ही बनने हैं बस, इसके अलावा कोई काम नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 7th, बहुत इजी है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ आपको निकालनी है चेंज इन एंथैल्पी। आपको दी क्या हुई है, क्यू और डब्ल्यू। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड
अब अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस साइन आएगा, एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वो माइनस होगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला आप सबको आता है, Q प्लस W 701 माइनस 394 जितना भी आएगा वैसे मुझे लगता है 307। ठीक है, मैं फिर दोबारा लिख भी देता हूं, ये प्लस Q लिखा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई थी, और ये माइनस Q हुआ क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। एक चीज और यहां पर ध्यान देना, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में यहां फर्क है। अगर वर्क डन मास होता है बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन फिर से जो रिएक्शन ऑफ साइनामाइड वाला है, ये बेस्ड है आपका डेल्टा H और डेल्टा U के रिलेशन के ऊपर। इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है NH2Cl, साइनामाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, इसमें बन रहा है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टेट दे रखी है आपको, नाइट्रोजन गैस है, CO2 गैस है, वाटर लिक्विड दिया हुआ है, यहां पर 3/2। ये सारी आपको इक्वेशन गिवन है, बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है। आपको साथ में ये भी गिवन है डेल्टा U इज -742.7 किलो जूल पर मिनट। टेम्परेचर भी आपको गिवन है एट 298 केल्विन। आपको निकालना है डेल्टा H। सो आप सबको पता है डेल्टा H का रिलेशन, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो पहले हम साइड में एक बार डेल्टा NG निकाल लें। डेल्टा NG मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितनी गैस है, एक और एक, दो। रिएक्टेंट में कितनी गैस है, सिर्फ ऑक्सीजन, और कितनी है 3/2 मींस हाफ। ठीक है, अब आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए आपको डेल्टा H निकालना है। डेल्टा U है -742.7 प्लस डेल्टा NG की वैल्यू है हाफ, R की वैल्यू 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की वैल्यू 298। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं, इसके जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल, R की जो यूनिट है वो है जॉल पर केल्विन पर मोल। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा जल्दी से सॉल्व कर देते हैं और वो यहां पर 1000 लगाना भूल जाते हैं, तो इसी 1000 की वजह से उनका सारा नंबर आगे गलत हो जाता है। तो बस आगे तो सिंपली नया था, इसको आपको सॉल्व करना है। -742.700 हो जाएगा प्लस 8.314 इंटू 149। बस सॉल्व करके देख लो आप, फोक के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -741.5। उन्होंने आंसर फिर से किलो जूल पर मोल में ही निकाला। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, बस ध्यान क्या देना है, 1000 लगाना है। ठीक है, इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है ये बेस्ड है स्पेसिफिक हीट के ऊपर, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें अगर आपको याद हो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, सोचो जरा आप सब दिमाग में। मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स, Q आपके पास हीट है, C मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। मैं लिख भी देता हूं, n नंबर ऑफ मोल्स, C मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और Q आपके पास क्या हो गया, हीट। सो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ किलो जूल। नंबर ऑफ किलो जूल मींस आपको हीट निकालनी है, नेसेसिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमीनियम। तो बट डायरेक्टली Q इज इक्वल टू n, 60 ग्राम, बट ये तो इसका मास हो गया, डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास, एल्यूमीनियम का एटॉमिक मास 27। मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है 24, और टेम्परेचर आपको करना है 35 से 55 मींस चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री। सो Q इज आपको बस जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 1066.7 किलो जूल में करना है, तो और इसको आपको बनाना है 1066 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th है, इसके अंदर आपको एंथैल्पी चेंज निकालनी है।
आपको दिया हुआ है कि आपके पास आइस है वाटर है एट 10 डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना है आइस एट -10 डिग्री में। तो इसके अंदर जो आपको डेल्टा एच निकालनी है ना, टोटल डेल्टा एच वो इस तरह से निकलेगी कि पहले आपके पास है वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले पानी ठंडा करोगे आप, फिर उसके बाद जो वाटर है एट 0 डिग्री, इसको आप कन्वर्ट करोगे आइस एट 0 डिग्री के अंदर, यानी कि इस जगह पर सिर्फ फेज चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही। देखो ध्यान से, 10 से 0, ये 0 0 लिखा है। इसके बाद थर्ड केस है आइस एट 0 डिग्री से आइस एट 0 डिग्री से आइस एट -10 डिग्री। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, एक आपको गिवन है बुक में, आप देखो सीपी वाटर लिक्विड, एक आपको गिवन है डेल्टा फ्रीज एच डेल्टा फ्यूज एच गिवन है आपको, और एक आपको गिवन है सीपी वाटर सॉलिड। तो मैं आपको सबकी वैल्यूज बताता हूं। फ्यूज एच की वैल्यू है 6.03 किलो जूल, सीपी वाटर लिक्विड की वैल्यू है 75.3 जाउल पर केल्विन पर मोल, और इसकी वैल्यू है 36.8 जाउल पर केल्विन पर मोल। तो आप देखिए कि डेल्टा एच आप निकाल लोगे कैसे। डेल्टा एच फर्स्ट केस के लिए, इस केस में वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो अब यहां पर लिखोगे सीपी वाटर लिक्विड इनटू डेल्टा टी, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि सीपी क्या होता है, सीपी इज डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एच क्या होगा, सीपी डेल्टा प्लस यहां पर क्या हो रहा है, वाटर फ्रीज हो रहा है, तो यहां आएगा डेल्टा फ्रीज एच, और तीसरे केस में आइस मतलब सीपी वाटर सॉलिड इनटू डेल्टा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है, बस आगे तो सिंपल काम है। सीपी वाटर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 75.3, डेल्टा टी मींस T2 माइनस T1, T2 फाइनल टेंपरेचर कितना 0 -10 प्लस, अब मैं एक बार यहां पर पेन चेंज करके लिख रहा हूं, कारण ये हाईलाइट वाला पॉइंट है कि यहां पर डेल्टा फ्यूज एच गिवन है आपको। फ्रीज और फ्यूज में क्या फर्क होता है, सिर्फ एक साइन का, वैल्यू सेम रहती है। प्लस सीपी वाटर कितना 36.8, फाइनल टेम्परेचर इसमें है -10 -0, T2 T1, तो ये आ गया आपके पास -753, ये आपके पास आएगा किलो जूल में, तो उसमें साथ ही जूल में भी कर लो, -6030, और ये -368, तो इसका आंसर आ रहा है -751 जूल पर मोल। किलो जूल में आंसर नहीं, किलो जूल में करूंगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो, इसके बाद 11th क्वेश्चन, ये है सिंपली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। इसमें आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। कंबस्टन ऑफ कार्बन मींस C प्लस O2 गिव्स CO2। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 393.5। इसका मतलब अब देखो क्या है, इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि 12 ग्राम कार्बन ऑन कंबस्टन गिव्स CO2, या फिर ऐसे कह लो जो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को चाहिए 44 ग्राम CO2 ऑन फॉर्मेशन। आगे देखो लंबी लाइन खींचना, लिख दो ऑन फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बन, में तो अदरवाइज इतना होगा। 44 ग्राम CO2 ऑन फॉर्मेशन गिव्स हीट कितनी देती है 393.5। मैंने गिव्स लिख दिया तो माइनस की जरूरत नहीं है, 1 ग्राम, और दिया कितना आपको बुक में 35.8 ग्राम, शायद 35.2 ग्राम है। तो ये देगा 393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35.2। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपके पास आ रहा आंसर 314.8 जूल किलो जूल पर मोल। सो एक बार फिर से रिपीट कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 44 ग्राम मतलब इसका 1 मोल बनेगा, 1 मोल मीन 44 ग्राम, 44 ग्राम के लिए इतनी हीट,
तो आपको निकालने की डिग्री थी 35.2 ग्राम के लिए। ये हो गया आपके पास एनसीईआरटी का 11th। टोटल एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है 22, हाफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद 12th। क्वेश्चन फिर से बेस्ड है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सारी दी है आपको निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इसका फॉर्मूला है। आपको इक्वेशन गिवन है N2O4 plus 3CO gives N2O plus 3CO2। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन है, ठीक है। और सब कुछ गैस ही गिवन है आपको। वैल्यूज जो आपको गिवन है वो है CO के लिए -110, CO2 के लिए -393, N2O4 के लिए 9.7 और N2O के लिए 81। ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है, यूनिट सबके किलो जूल पर मोल है। तो बस अब आपको देखिए यहां तक तो सारा क्वेश्चन ही है, ये सारा यहां तक क्वेश्चन है। यहां मैंने बताया आपको फॉर्मूला ये यूज होना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है देखो आप, डेल्टा FH0 ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा FH0 ऑफ CO2 माइनस डेल्टा FH0 ऑफ N2O4 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा FH0 ऑफ CO। वैल्यू देखो N2O की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 3 इंटू -393 माइनस N2O4 की वैल्यू कितनी है 9.7 प्लस 3 इंटू -110। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करके आंसर आता है इसका -777.7 किलो जूल पर। सो काफी फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, 13th एक लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको इन्होंने दिया गया हुआ है N2 plus 3H2 gives 2NH3 और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है -92.4 किलो जूल पर ये गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है डेल्टा FH0 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें देखो मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर कंबस्टन है वो किसकी होनी चाहिए 1 मोल की, अगर फॉर्मेशन है वो भी किसकी होनी चाहिए 1 मोल की। इसमें कितने मोल बन रहे हैं 2। तो डायरेक्ट देखो 2 मोल के लिए कितनी हीट है 92.4, तो 1 मोल के लिए कितनी हीट होगी 92.4 डिवाइड बाय 2 मींस 46.2 माइनस साइन शो कर रहा है बस हीट रिलीज किलो जूल पर मोल। सो ये लाइन इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप कि भैया 2 मोल के लिए हीट गिवन इतनी है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है 1 मोल बनाना है, 1 मोल के लिए सिंपली डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो एक सिंपल क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन जो है फिर से बेस्ड है ऑन द टॉपिक हेसेस लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशंस गिवन है। हो सकता है पेपर में आपको इक्वेशंस गिवन ना है, आपको बनानी पड़े, तो मैं आपको बनाने के हिसाब से सिखाता हूं। इन्होंने दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मिथेनॉल। कंबस्टन ऑफ मिथेनॉल मींस आपको मिथेनॉल की कंबस्टन करनी है। कितने मोल की 1 मोल की। कंबस्टन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। दूसरी आपको दी हुई है कार्बन की और तीसरी दी है हाइड्रोजन की। तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं डिवाइड करके भी, जो शुरू में मेरे को लगता है 4th या 5th क्वेश्चन था वो सेम ऐसे का ऐसा था, बस उसमें यहां पर मीथेन था, तो इसमें बनेगा CO2, इसमें बनेगा वाटर। मेन काम है इनके अंदर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में एक कार्बन हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 4। अब कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 तो यहाँ 2 लगा देते हैं,
जबकि एक ऑक्सीजन पहले यहां से है तो आपके पास यहां लगेगा 3/2। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये बैलेंस है और यहां पर लगेगा हाफ। वैल्यूज इनकी आपको दी हुई है। फर्स्ट वाले की वैल्यू दी हुई है -726 किलो जूल, सेकंड वाले की वैल्यू आपको दी हुई है -393 और थर्ड वाले की दे रखी है -286। फिर इसके बाद मैंने बोला था आपको क्या निकालना है, आपने एम इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल बनेगा किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितनी कार्बन, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन हाफ। अब लेफ्ट में कार्बन के नंबर डाल देता हूं मैं 1 2 3। लेफ्ट में कार्बन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, मीथेनॉल राइट में। तो सेकेंड इक्वेशन प्लस हाइड्रोजन कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ थर्ड इक्वेशन। मीथेनॉल कहां है, राइट में, -1। बस खत्म। वैल्यूज पुट कर दो। सेकंड की वैल्यू कितनी है, -393 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -286 -726। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा -239 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कवर हो गया 14। इसके बाद 14 क्वेश्चन थोड़ा सा 15 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनसे कंपैरेटिवली, क्योंकि इसकी बच्चों से इक्वेशन नहीं बन पाती। सो बस ये 15 ही है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बाकी इसके बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं। आपको निकालना क्या है, CCl4 गैस से C गैस प्लस 4Cl गैस, इस इक्वेशन की डेल्टा एच आपको निकालनी है। अब आपको गिवन क्या गया है, मैं आपको सीधी इक्वेशन बताता हूं। सबसे पहले आपको गिवन है वेपोराइजेशन ऑफ CCl4। वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 का मतलब है कि CCl4 आपके पास लिक्विड है, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी 30.5। ठीक है, वैल्यूज आप बुक से चेक कर सकते हैं एक बार। दूसरा आपको गिवन है फॉर्मेशन ऑफ CCl4। फॉर्मेशन ऑफ CCl4, अब ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर CCl4 जो एग्जिस्ट करता है वो लिक्विड होता है। अगर आपने देखा हो लैब के अंदर CCl4 इज लिक्विड इन नेचर। तो बनेगा किससे, कार्बन से और क्लोरीन से। कार्बन आपके पास सॉलिड, क्लोरीन आपके पास गैस। बैलेंस जरूर करना है इसको। इसका डेल्टा एच आपको गिवन है -135.5 से ये। हाँ जी ठीक है। फिर आपको तीसरा गिवन है एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि उसको सॉलिड से डायरेक्टली आपको गैस में कन्वर्ट करना। और फोर्थ में गिवन है एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। मॉलिक्यूल है तो उसको एटम में कन्वर्ट करना। ये दो एटोमाइजेशन है आपके पास, या तो सॉलिड से गैस, या फिर अगर मॉलिक्यूल है तो फिर उसको गैसियस एटम के अंदर। इसकी जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 726 और इसकी वैल्यू दी है आपको 242। ठीक है, हाँ सॉरी 726 की 750। अब जो मैंने सबसे पहले नीचे इक्वेशन लिखी थी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जहां तक सारा क्वेश्चन ही है, ये एम है। बस मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये थी कि ये इक्वेशंस की आपको मतलब वो हेडिंग दी हुई थी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है। इक्वेशंस आपने बनानी थी। अब मुझे चाहिए CCl4 गैस, कार्बन गैस और 4 क्लोरीन गैस। देखो आप मैच करो, C गैस यहां पर रखी है, 4Cl गैस यहां पर 2 है। चलो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। CCl4 गैस चाहिए लेफ्ट में, CCl4 गैस है राइट में। इसका मतलब अभी तक एक बार मुझे क्या चाहिए, कार्बन गैस थर्ड इक्वेशन से मिला, Cl गैस फोर्थ से मिला, पर 4 चाहिए 2 है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ माइनस फर्स्ट। अब एक चीज और जो इस क्वेश्चन में बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बच्चों को लगता है भाई बन गया ये तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो CCl4 है मेरे पास गैस, ये CCl4 लिक्विड कहां जाएगा, ये वाला लिक्विड कहां जाएगा, इसको भी तो खत्म करना ना आपको। तो इसको खत्म करने का मतलब ये हुआ, ये वाली इक्वेशन जब रिवर्स में आई, ये इस साइड आ गया, ठीक है, और CCl4 लिक्विड उस साइड पहुंच गया। अब ये दोनों सेम साइड है, इनको खत्म करना है, तो आपस में इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट। तो जो इक्वेशन 1 है इसमें से इक्वेशन 2 भी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। अगर आपको डायरेक्ट इतना दिमाग लगाना मुश्किल लगता है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि पहले इतना ऑपरेशन लगा लीजिए, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ माइनस 1, पहले इतना कर लो। फिर आपके पास ये सेकंड वाली बचेगी, पर इन तीनों का एक आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इन तीनों का एक आंसर, और इसको देख के फिर आपको ये ऑपरेशन लगाना इजी लगेगा। आप उस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरे को वैसे भी सही लग रहा है, आप पेपर में भी ऐसे कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज, थर्ड की 715, 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ 242, -1 30.5, -135.5, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आता है 1304 किलो जूल। फिर उसके बाद हमने एक चीज और बोल ली है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है आपको। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब यह है कि CCl4 के अंदर आपके पास टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, 4। इनको तोड़ने की एनर्जी कितनी है, तो सिंपली 1304 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर है, क्योंकि 4 बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, तो इसका आंसर मेरी तरफ से आएगा 326 किलो जूल। सो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन है। कि आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके लिए डेल्टा U 0 है, तो डेल्टा S का साइन क्या होगा। देखो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके लिए Q 0 होगा, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहां से अगर गैस यहां जा रही है, गैस की क्या होगी, फ्री एक्सपेंशन, इसके लिए Q 0 है, डेल्टा U 0 है, तो इसके लिए W भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या हो रही है, फ्री एक्सपेंशन। अगर Q 0 W 0 डेल्टा U इससे 0 होगा, क्योंकि डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस W। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले। जो गैस एक्सपैंड होनी है वो खुद से एक्सपैंड हो रही है। खुद से एक्सपैंड होने का मतलब यह है कि उसकी रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ रही है। डेल्टा U 0 का मतलब है इस प्रोसेस में एनर्जी का कोई काम नहीं है, तो किसका काम हो, सारा का सारा डेल्टा S का। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की तो दो ही कंडीशन है, या तो डेल्टा H नेगेटिव या डेल्टा S पॉजिटिव। अब H वाले का या डेल्टा U वाले का कोई काम जब यहां पर नहीं है, तो काम किसका होगा, S। इसका मतलब डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव। तो इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको पेपर में चाहे तो एग्जांपल भी दे सकते हैं बना के, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। सो फ्री एक्सपेंशन में W 0, Q 0 क्योंकि आइसोलेटेड वेसल है, डेल्टा U 0, डेल्टा U 0 तो डेल्टा H भी 0। जब सब कुछ एनर्जी वाला काम 0 हो गया तो सारा काम किसका होगा, डेल्टा S का। ठीक है। 17th क्वेश्चन, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया होगा डेल्टा H, डेल्टा H इज प्लस 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S इज 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। आपको वो कंडीशन बतानी है जहां पर प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, डेल्टा G का फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आप इसको इक्विलिब्रियम पे सपोज कर दो, इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा G क्या होता है, 0, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। 0 इज इक्वल टू 400 माइनस T इंटू 0.2, यहां से T का आंसर आएगा 2000 के। ठीक है। अब कई बच्चे यहां छोड़ा तो ये आंसर नहीं है, 2000 कैलकुलेट अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, 2000 इंटू 0.2 400 आएगा, 400 माइनस 400 0। ये तो प्रोसेस किसमें रहा, इक्विलिब्रियम में। पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए होना क्या चाहिए, डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। अब डेल्टा G नेगेटिव कब आएगा, अगर ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी। इसका मतलब प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस अबव, ये ध्यान रखना आपको, एट नहीं आएगा, एट तो इक्विलिब्रियम पे जाएगा। अगर ये 2000 से बड़ा होगा तो पिछला आंसर नेगेटिव आएगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, ये अभी लास्ट ईयर नीट के अंदर भी आया कि 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस
इसके लिए आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन बताना है, तो मैं वर्डिंग बोल देता हूं, बस सिर्फ सुन लो ध्यान से। इसके अंदर रिएक्शन में हो क्या रहा है, दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जब भी बॉन्ड बनता है, ये याद रखना, एनर्जी हमेशा रिलीज होनी चाहिए उस सिस्टम में। सो एनर्जी रिलीज का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहां पर 2 थे, यहां पर हो गया 1, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। अब मान लो मैंने आपको ये करवा दिया, पेपर में अगर उल्टा कर दे, पेपर में सपोज ऐसे डाल दे Cl2 गैस गिव्स 2Cl गैस, तो आपको क्रैक नहीं करना, आपको ये सोचना है यहां पर आपको बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के वाले ज्यादा तो डेल्टा एस। नेक्स्ट एनसीईआरटी का 19 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इक्वेशन दे रखी है 2a गैस प्लस b गैस गिव्स 2d गैस। इसका डेल्टा u नॉट दिया हुआ आपको -10.5 किलो जूल, डेल्टा s नॉट दिया हुआ आपको -44.1 किलो जूल जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, सॉरी जाउल पर केल्विन दिया। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड डेल्टा जी एंड प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कुछ बच्चों को पेपर में लगता है कि यार हो सकता है गलती से यू आ गया डेल्टा एच में, बट ये डेल्टा यू ही गिवन है। डेल्टा एच होगा डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा यू माइनस 10.5, ध्यान रखना यहां पर किलो जूल है तो 1000 लगाना भूलना नहीं आपको। एनजी, एनजी अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं, प्रोडक्ट में गैस कितनी है 2, रिएक्टर में गैस कितनी है 2 और 1 3, तो इसका एनजी कितना आएगा -1। आर की वैल्यू 8.31, आपको करके दिखाना बेटा डेल्टा एनजी साइड में, एनपी माइनस एन, मैं चलो लिख देता हूं एनपी2 माइनस। टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 माइनस ये वाला टी 298 इंटू डेल्टा एस कितना -44.1। तो बस इसको आप सॉल्व करो, आंसर आता है आपके पास +164 जूल पर मोल। अब आंसर आ रहा है +164, मतलब डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव मींस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। सो 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एनसीईआरटी का 20, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेल्टा जी और केसी का रिलेशन के ऊपर बेस्ड। ये आप सबको पता है डेल्टा जी इज नॉट इज -2.303 आरटी लॉग ऑफ केसी, -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू आपको गिवन है इसके अंदर 27 डिग्री। उसको केल्विन में करना बिल्कुल ना भूलना बेटा, टेम्परेचर मस्ट बी केल्विन, ठीक है। लॉग केसी लॉग 10, बस सिंपल आगे सॉल्व करना है, 2.303 8.314 300 लॉग 10 कितना होता है 1, बस आंसर आ गया। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 21 आपको इक्वेशन दे रखी है हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO, इसका डेल्टा दिया हुआ है +90, फिर दी हुई है आपको NO प्लस हाफ O2 NO2 और इसका डेल्टा दिया हुआ आपको -70। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ NO के बारे में, शायद हाँ, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ NO। तो इसकी मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं, बस आपको वही लिखनी है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर उसकी फॉर्मेशन स्टेबल है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ये, इसका मतलब NO की कन्वर्जन इनटू NO2 ये स्पॉन्टेनियस है, NO बनना स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसका मतलब NO क्या हुआ, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है NO2 और प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो कमेंट ऑन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में आप क्या लिखोगे कि ये रिएक्शन शो करती है कि NO की फॉर्मेशन स्टेबल नहीं है, NO की कन्वर्जन इनटू NO2 ये एक स्टेबल चीज है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 22nd
आपको निकालनी है एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन वन मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। देखो आपको गिवन क्या है, डेल्टा FH नॉट, इसकी वैल्यू है -286 किलो जूल पर मोल। अब ये जो डेल्टा FH नॉट है ये होता है सिस्टम के लिए, तो आपकी जो डेल्टा S निकलेगी पहले वो सिस्टम के लिए निकलेगी, देन सराउंडिंग के लिए निकलेगी। डेल्टा S और डेल्टा H में रिलेशन क्या होता है, सिंपली डिवाइड बाय टेंपरेचर। तो ये आएगा आपके पास -286 इंटू 1000 क्योंकि किलो जूल है, डिवाइडेड बाय टेंपरेचर 298। बाकी इसमें आप किलो जूल को कन्वर्ट नहीं भी करोगे चल जाएगा क्योंकि सिंगल यूनिट है। ये आपके पास आ रहा है डेल्टा S सिस्टम। अब सराउंडिंग जब आपको निकालना है तो सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ साइन का ही फर्क होता है, तो इसका आंसर बस ये आएगा 286 इंटू 1000 ओवर 298 सॉरी जूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए सिंपली आपको इसको डिवाइड ही करना था बाय टेम्परेचर। बस एक चीज का ध्यान रखना था, ये साइन। तो ये भाई मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी इसकी कवर कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझ अगर नहीं आया या कुछ डाउट है उसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपको, तो आप मेरे को भेज सकते हैं। आपके मैं डाउट्स नए वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।